हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे सेकंड वीडियो में स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के बारे में बताएंगे, जिसका उपयोग आवेशों का संसूचन एवं मान ज्ञात करने में स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर और प्रक्षेप धारामापी के द्वारा किया जा सकता है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में एक पारदर्शी कांच का जार होता है, जिसमें इसके मुख पर एक विशेष हम कॉर्क का उपयोग करते हैं, जिसमें एक छिद्र बना होता है। इस छिद्र वाले कॉर्क में हम एक धात्विक छड़ को लगा देते हैं, जिसके ऊपरी सिरे पर एक धात्विक नोक तथा निचले सिरे पर दो स्वर्ण धातु की दो पतली पन्नी लगाई जाती है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक ज्ञात आवेशित छड़ को लेते हैं और इस नोक पर हम स्पर्श कराते हैं। जैसे ही नोब पर स्पर्श कराया जाता है तो ये ज्ञात आवेश इस नोब के द्वारा धात्विक छड़ पर स्थानांतरित होते हुए इस स्वर्ण पन्नी पर फैल जाते हैं। ठीक, अब हम इस ज्ञात आवेशित छड़ को हटा लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में अज्ञात आवेश, जिसका हमें पता नहीं है कौन सा आवेश होगा, उस अज्ञात आवेश वाली छड़ को इस नोब पर स्पर्श करवाते हैं। पुनः आवेश धात्विक छड़ के द्वारा स्वर्ण पन्नी पर आते हैं और अब हम देखते हैं स्वर्ण पन्नी में हलचल उत्पन्न होती है। हलचल से मतलब है कि यह दो पन्नियाँ जो नीचे आपको दिख रही है, ये दो पन्नियाँ जो आपको दिख रही है, ये पास आती है या दूर जाती है। यदि पास आती है तो इसका मतलब है कि इस अज्ञात आवेशित छड़ पर असमान प्रकृति का आवेश है, और यदि ये पन्नियाँ दूर जाती है, एक दूसरे से हलचल फैलती है, तो इसका मतलब है कि इस अज्ञात आवेशित छड़ पर समान प्रकृति का, जो हमने प्रारंभ में लिया था, कौन सा लिया था हमने प्रारंभ में, धनात्मक आवेश वाला आवेश उपस्थित होगा, क्योंकि हम जानते हैं समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। इस प्रकार इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग करके हम अज्ञात आवेश वाली छड़ पर आवेश की प्रकृति और उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ तीन महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि हमने यहाँ स्वर्ण धातु का ही उपयोग क्यों किया। तो नंबर एक कारण यह है कि स्वर्ण एक ऐसी धातु होती है जिसकी पतली पन्नी आसानी से बनाई जा सकती है। दूसरा कारण है कि यह एक अत्यंत संवेदी धातु होती है। संवेदी का मतलब है अत्यंत चालक धातु। अल्प मात्रा में भी आवेश आने पर यह तुरंत आवेशों के रिएक्शन को प्रदर्शित कर सकती है। तीसरा कारण है कि इसका समस्त द्रव्यमान एक ही स्थान पर केंद्रित माना जा सकता है। ठीक है, ये हमारे पास स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के तीन महत्वपूर्ण कारण होते हैं। आज हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा आवेशों के गुणधर्म, जिसमें सबसे पहला उपयोग हमारे पास है, सबसे पहला गुणधर्म है आवेश। देखिए, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है, आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसके आधार पर हमने ये बताया था कि आवेश दो प्रकार के बनते हैं। तो गुणधर्म में हम पहला पॉइंट इसका लेते हैं मात्रक। देखिए, जैसा कि आवेश एक अदिश राशि है, यह विद्युत धारा से संबंधित है। विद्युत धारा भी एक अदिश राशि होती है, जिसको हम आगे लेसन नंबर 5 में पढ़ेंगे। आवेश का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो कूलाम है, जहाँ एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलाम को सी के द्वारा दर्शाया जाता है, कूलाम को सी के द्वारा दर्शाया जाता है तथा इसकी वीमा होती है इसकी M0, L0, T1, A1। देखिए, महत्वपूर्ण मात्रक होता है इसका एसआई पद्धति, लेकिन इसके अलावा सीजीएस पद्धति में भी यदि हम इसका मात्रक पढ़ते हैं तो इसका मात्रक स्टेट कूलाम तथा फ्रैंकलिन भी सीजीएस पद्धति का इसका मात्रक होता है, जहाँ एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य बड़ा मात्रक भी आवेश का होता है, जिसे हम फेराडे कहते हैं। फेराडे, न कि फेरड हम लेसन नंबर 3 में पढ़ेंगे आगे। अभी हम फेराडे के बारे में, एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम के बराबर। ठीक है, सेकंड गुणधर्म इसका है आवेशों के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, जैसा हम जानते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है, धनावेश और ऋणावेश।
जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धनावेशित होता है और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणावेशित कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास इसका तीसरा उपयोग है आवेशों की योज्यता का नियम। देखिए योज्यता से अर्थ है योग का नियम। हम ये जानना चाहते हैं कि किसी परमाणु पर कुल आवेश कितना है, तो उस परमाणु पर या उस पदार्थ पर समस्त आवेशों का जो बीजीय योग होता है वह उस पदार्थ पर या उस निकाय पर आवेशों की प्रकृति को दर्शाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको लिखा कि किसी वस्तु पर 3Q प्लस के 3Q माइनस के 4Q और प्लस के 5Q आवेश है। यदि हम इन तीनों का योग निकालते हैं तो तीनों का योग निकालने के बाद हमारे पास आता है प्लस के 4Q, अर्थात इस निकाय पर धनात्मक आवेश होगा और उसका परिमाण कितना बनेगा, प्लस के 4Q। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आवेशों की निश्चरता मतलब कि स्थिरता। देखिए विद्युत आवेश जो होता है निर्देश तंत्र से पूर्णतया स्वतंत्र रहता है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश परिवर्तित होना ये दर्शाता है कि वह आवेश किस स्थिति में है। जैसे कि वह आवेश स्थिर है या गतिमान है तो किस वेग से परिवर्तित है या स्थिर वेग से परिवर्तित है। इसके आधार पर हम ये कहते हैं कि विराम अवस्था में जो आवेश होगा उसका परिमाण गतिमान अवस्था में आवेश के बराबर रहता है। ठीक, मतलब उसका आवेश का जो मान है, आवेश का जो वो वेग पर निर्भर नहीं करता कि उसका वेग क्या है, वो किसी भी वेग से हो उसका परिमाण उतना ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आवेशों का नेक्स्ट हमारे पास गुणधर्म है आवेश संरक्षण का नियम, जिसके अनुसार पर हम ये कहते हैं कि आवेशों को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा हमने पढ़ा भी था पहले, जब हमने पहली वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की थी, उसमें जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो कांच की छड़ ने जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे रेशम के कपड़े ने उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, जिससे कांच की छड़ पर जितनी मात्रा में धन आवेश उत्पन्न होता है रेशम के कपड़े पर उतनी ही मात्रा में ऋणावेश उत्पन्न होता है। देखिए आवेश संरक्षण के नियम में एक महत्वपूर्ण घटना आपको याद रखनी है कि यहाँ पर आवेश में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके साथ साथ द्रव्यमान भी बदलता है। हमने इसके को फर्स्ट वीडियो में बताया भी था इसके बारे में। अब इसके बाद हमारा आवेशों का गुणधर्म में नंबर 6, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इससे संबंधित सवाल का उपयोग भी हमारे सिलेबस में है और आने वाला सवाल भी है आपके पास। ये आवेशों का क्वांटीकरण। देखिए क्वांटीकरण का अर्थ होता है बांटना, मतलब किसी भौतिक राशि को आप इस तरह से बांटें कि वह उसका प्रत्येक परिमाण बराबर रहे। ठीक है, तो इसी के आधार पर मिलिकन ने आवेशों के क्वांटीकरण को सबसे पहले प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार हम कहते हैं कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। आवेशों का विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। सतत का मतलब है लगातार, जैसे एक के बाद 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे न होकर, बल्कि विविक्त होता है। विविक्त का मतलब एक पर्टिकुलर राशि के रूप में, जैसे 1 के बाद 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4 लगातार होता है। ठीक, अतः किसी वस्तु पर आवेश जो कि होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का एक पूर्ण गुणज होता है। जैसा भी मैंने आपको कहा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। कभी हम ये नहीं कहते कि 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन या √2 इलेक्ट्रॉन, ये हम नहीं कहते। किसी भी परमाणु पर जो आवेश होगा वह एक न्यूनतम संख्या के पूर्ण गुणज इकाई के रूप में होगा, जिसे हम Q बराबर ± NE के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ E एक स्थिरांक राशि के रूप में है, जिसका मान हमारे पास है 1.6 × 10⁻19 कूलाम के रूप में, और N हमारे पास होता है ±1, 2, 3 अप टू N के रूप में ले सकते हैं आप। देखिए यहाँ प्लस और माइनस से अर्थ क्या है। यदि हमारे पास प्रोटॉन के रूप में राशि है, यदि हम जानना चाहते हैं कि वह परमाणु धनात्मक है तो धनात्मक आवेश के रूप में, या इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के रूप में प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस स्थिति में ऋणात्मक चिन्ह का यहाँ उपयोग किया जाता है। देखिए इस आवेशों के क्वांटीकरण से संबंधित
तीन महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि आवेशों के क्वांटीकरण को मिलिकन के तेल बूंदक प्रयोग के आधार पर परिभाषित किया गया था। नंबर 2, आवेश जो है द्रव्यमान से संबंधित है। जैसा अभी हमने कहा था, पहली वीडियो में भी हमने प्रस्तुत किया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है उसके द्रव्यमान में कमी, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी अपने पास है, जैसे एक फोटोन एक द्रव्यमानहीन तथा आवेशहीन दोनों कण होता है। लेकिन हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पर देखिए आवेश नहीं है, आवेश रहित कण है, लेकिन इसका द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ज़्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता जो हमारे लेसन के शुरुआत में फर्स्ट वीडियो में हमने बताई भी थी कि स्थिर आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक आवेश Q को यहाँ रखा, तो ये Q स्थिर है, तो इसके चारों ओर जो भी क्षेत्र रहेगा वो विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसको आवेश Q को एक वेग Q V से, ये V वेग से मैं गतिमान करता हूँ, ये नियत है, V नियत वेग से जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करेगा। लेकिन यदि जो आवेश Q है वह परिवर्तित तो है, लेकिन ये V जो है ये नियत नहीं है, अपने पास ये परिवर्तित रहता है। तो इसके साथ साथ क्या होगा, यह विद्युत क्षेत्र भी करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, और इसके अतिरिक्त यह विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। 7 तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है हमारे पास, जो हमारा लेसन नंबर 17 होगा। रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये तरंगें हमारे पास होती है, ठीक है। ये आवेशों का क्वांटीकरण है। इस प्रकार आवेशों के 6 गुणधर्म हैं। नंबर 1, आवेश का मात्रक, उसकी विमा। नंबर 2 के रूप में आवेशों की योज्यता का नियम है। नंबर 3, आवेशों की संरक्षण का नियम है। नंबर 4, आवेशों की निश्चलता। नंबर 5, आवेशों की योज्यता का नियम है। नंबर 6, आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक, अब हम इससे संबंधित कुछ समस्याओं को, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं आवेशों के क्वांटीकरण से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहला सवाल है मेरे पास, धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने पर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। तो आवेश की मात्रा है 1 कूलाम, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है इसने कि कितने संख्या में इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, मतलब n का मान। फॉर्मूला है Q बराबर Ne, ठीक है। निकालना किसको है, n को, तो हमारे पास हो गया n बराबर Q बटे E। Q का मान है 1, E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19, कांस्टेंट है ये, E हमेशा कांस्टेंट चलेगा, ठीक है। जब इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है n बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब हम यदि किसी पदार्थ से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस धातु के गोले पर 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात हो जाती है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपके पास। एक कप जिसका हमने औसत द्रव्यमान बताया गया है, 250 ग्राम द्रव इसमें आता है, तो आपको बताना है इसमें कितनी मात्रा में धन और ऋण आवेश इसमें उपस्थित होंगे। देखिए, सबसे पहले हमने मात्रा बताई इसकी m बराबर कितना, 250 ग्राम, ठीक है। अब क्या है इसमें, जल। पहले जल का अणुभार देखो आप, जल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है। 2 हाइड्रोजन मतलब 2 × 1 हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान होता है, और 16 ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या होती है। तो कुल द्रव्यमान कैपिटल M 18, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस कप में कुल जल के अणुओं की संख्या कितनी है। तो फॉर्मूला एक अपने पास, जनरल अपन उपयोग में पढ़ा भी 11th क्लास में, अणुओं की संख्या कैपिटल N बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू अवोगाड्रो संख्या। स्मॉल m जो दिया गया है, जैसे 250 ग्राम,
कैपिटल एम जो उपस्थित है कितना 18 ग्राम। अवोगाड्रो संख्या कांस्टेंट होती है 6.023 इंटू 10⁻23 के रूप में। हमने वैल्यू रखी, एन का मान निकाला। आगे देखते हैं इसको। फॉर्मूला अपने पास है Q बराबर NE, क्योंकि Q निकालना है अपने को। एन का मान रखा अपन ने। यहाँ 10 क्यों रखा मैंने? यहाँ 10 इसलिए रखा क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। 2 और 8 मिला के 10, मतलब जल के एक अणु में 10 तो प्रोटॉन होंगे और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस प्रकार से हमने 10 संख्याएँ यहाँ रखी। जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास ये संख्या आती है कितनी? Q बराबर 1.337 इंटू 10⁻7 कूलम। मतलब जल के एक अणु में आवेश की मात्रा कितनी होगी? 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम के रूप में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज हमारी वीडियो यहीं ऑफ होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड हम बात करेंगे और आपसे, और आपको इसके बारे में और जानकारी देते